मैं फिर से बता दूं तो आप देखें कि यहां हमने डी के 5 कक्षक बनाए हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स इनके डंबल अक्ष पर नहीं है, इसलिए इनको नाम दिया द्विअक्षीय कक्षक। और इन 3 कक्षकों के समूह 3 है, इसलिए ट्रिपल वर्ड यूज कर दिया तो ट्रिपली हो गया। जी फॉर जीरेड, जीरेड मीन समान ऊर्जा से, 2 क्यों है वो बाद में बताऊंगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों कक्षक जो बच गए हैं इनके डंबल अक्ष पर है, बिल्कुल लकीर पर है, तो ये अक्षीय कक्षक है, इनके समूह को नाम दिया ईजी कक्षक। क्लियर? अब हम आते हैं हमारे नए सिद्धांत पर, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, कभी कभी इसी को लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत भी कह दिया जाता है। यह सिद्धांत ये मान के चलता है कि लिगेंड और धातु के बीच जो बना हुआ बंध है वो 100% आयनिक प्रकृति का होता है, कक्षकों का कोई अतिव्यापन यहां नहीं होता। तो ये मानता है कि लिगेंड व धातु आयन के मध्य बंध 100% आयनिक होता है, यहां कक्षकों के अतिव्यापन की कोई गुंजाइश नहीं मानी गई है। इसने लिगेंड को बिंदु आवेश माना है, बिंदु आवेश, धातु आयन को बिंदु आवेश के रूप में माना है, पॉइंट चार्जेस, इनकी संरचना का कोई महत्व नहीं दिया गया है। पॉइंट नंबर 1, संकुल निर्माण में जो भी लिगेंड है या तो वो ऋणायन के रूप में होते हैं या उदासीन परमाणु होते हैं। मतलब जैसे F माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, ये लिगेंड है जिनके ऊपर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। या H2O अमोनिया, जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता लेकिन फिर भी O के ऊपर थोड़ा ऋण और H के ऊपर थोड़ा धन दर्शाते हैं, N के ऊपर थोड़ा ऋण, H के ऊपर थोड़ा धन। तो यह सिद्धांत कहता है कि जो भी लिगेंड धातु आयन से जुड़ने के लिए आ रहा है या तो वो ऋणावेशित होता है या वो ध्रुवीय उदासीन अणु होता है। उदासीन अणु है लेकिन उसमें ध्रुवण होता है, ध्रुवण मतलब थोड़ा ऋण थोड़ा धन दिखता है। नंबर 2, ये कहता है लिगेंड हमेशा अपने ऋण वाले हिस्से से को आगे रख के किसकी ओर बढ़ता है? धातु आयन की ओर बढ़ता है। तो लिगेंड अपने ऋणावेशित सिरे से धातु आयन की ओर अप्रोच करता है, अग्रसर होता है, आगे आता है, उसके निकट जाने के लिए अपने ऋणावेश का इस्तेमाल करता है। नंबर 2, एक संकुल जो है, संकुल का मतलब होता है केंद्रीय धातु आयन और उसको घेरे हुए लिगेंड का समूह। तो एक धातु आयन है और उसके चारों तरफ कुछ लिगेंड आपको दिख रहे हैं, तो आप समझ जाइए ये पूरा समूह क्या कहलाएगा? संकुल कहलाएगा। ठीक है, ये संकुल है। अगली चीज, बिंदु आवेश के रूप में जब लिगेंड धातु आयन के निकट जाता है तो इनके बीच जो आकर्षण बल काम करता है वो 100% क्या होता है? आयनिक होता है। इनमें कक्षकों का किसी भी प्रकार का कोई अतिव्यापन नहीं होता। ये बार बार रिपीट हुआ। अब आते हैं काम की बात। लिगेंड का इलेक्ट्रॉन
धातु आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है या डी कक्षक को प्रतिकर्षित करता है। लेकिन सभी डी कक्षक एक जैसे नहीं होते। अभी अभी देखा कि डी कक्षक दो प्रकार के हैं, या तो अक्षीय है या तो निरक्षीय है। तो ऐसी स्थिति में लिगेंड दोनों प्रकार के कक्षकों को समान रूप से प्रतिकर्षित नहीं करता। कुछ कक्षकों पर इसका प्रतिकर्षण ज्यादा होता है और कुछ पर कम होता है। जिन पर ज्यादा प्रतिकर्षण होता है इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिन पर कम प्रतिकर्षण होता है उनकी ऊर्जा उसी अनुपात में घट जाती है और हमारा डी कक्षक दो हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन धातु आयन के डी कक्षक को असमान रूप से प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे डी कक्षक दो भागों में टूट जाता है। अब लिगेंड के मार्ग का निर्धारण, लिगेंड प्रकृति धातु आयन की प्रकृति या लिगेंड के आधार पे होता है। तो अब हमको ये देखना है कि कब लिगेंड किस कक्षक को ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा। तो इतना समझ गए अपन। फिर से बता देता हूं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु आयन और लिगेंड के बीच बना हुआ बंध 100% आयनिक होता है। पॉइंट नंबर 1, लिगेंड ऋणावेशित या उदासीन परमाणु होते हैं जो ध्रुवित होते हैं। दूसरा, लिगेंड अपने ऋणात्मक भाग से धातु आयन की ओर अग्रसर होता है। पॉइंट नंबर 3, एक संकुल का अर्थ धातु आयन और उसको घेरे हुए लिगेंड होते हैं। नंबर 4, आता हुआ लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, आते हुए लिगेंड के इलेक्ट्रॉन धातु आयन के डी कक्षक को असमान रूप से प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे धातु आयन का डी कक्षक दो भागों में टूट जाता है। अब ये जैसे ही दो भाग में टूटता है, ये इनमें से जो भाग पे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है उसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है और जिन डी कक्षकों पर प्रतिकर्षण कम होता है उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो कैसे पता चलेगा किस पे? तो जो कक्षक लिगेंड के रास्ते में आएंगे वो लिगेंड के नजदीक पड़ेंगे, तो उनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। अब हम इसी को समझते हैं अष्टफलकी और चतुष्फलकी क्षेत्र में विभाजन। तो पहला टॉपिक हमारा यहां हुआ अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षक का विपाटन। ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। यह है अष्टफलकी संरचना। एक वर्ग है जिसमें एक धातु है, 1 2 3 4, एक ऊपर से और एक नीचे से। लिगेंड 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 लिगेंड। इसको ऐसा समझें कि मान लीजिए ये पुस्तक आपका क्या है, एक फलक है, एक परत है। बीच में हमारा क्या रखा हुआ है, धातु है। इसके चार कोने पर एक पे एक लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, एक लिगेंड ऊपर है और एक लिगेंड नीचे। अब अगर मैं इस लाइन को, अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस लाइन को एक्स अक्ष मानता हूं तो इससे ठीक 90 डिग्री पे हमको वाई अक्ष मिल रहा है और ठीक 90 डिग्री पे ये जेड अक्ष मिल रहा है। यानी कि सभी लिगेंड अक्ष पर स्थित है। ठीक बात है, सारे लिगेंड अक्ष पर स्थित है। अक्ष पर स्थित होने से क्या होता है कि जब ये आएंगे तब भी अक्ष से ही आएंगे, अक्षीय दिशा से आएंगे। और अक्षीय दिशा से जब आएंगे
तो कौन से लिगेंड इनके रास्ते में पड़ेंगे, अक्षीय वाले या निरक्षीय वाले? तो अक्षीय वाले पड़ेंगे भाई, सीधी सी बात है। आप सड़क पे चल रहे हो तो किस गाड़ी से टकराओगे, जो सड़क से आ रही है या जो सड़क से नीचे से आ रही है? अगर आप सड़क पे हो तो सड़क से आने वाली गाड़ी से ही टकराओगे। मतलब अक्षीय कक्षकों पर अधिक प्रतिकर्षण होगा। अक्षीय कक्षक पे जब अधिक प्रतिकर्षण होगा तो अक्षीय वाले की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो हमारा डी कक्षक ऐसा था, यहां 5 कक्षक थे, उत्तेजित हुआ, उसके बाद 2 हिस्सों में टूट गया। तो चलिए डी कक्षक बना देता हूं मैं, 1 2 3 4 5। फिर ये डी कक्षक बना देते हैं भाई थोड़ा उत्तेजित अवस्था में, 1 2 3 4 5। और अब ये टूट गया। अब ये टूट गया तो कैसे टूटा है, 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में अक्षीय यानी कि डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऊपर चले गए, और निरक्षीय के जो 3 कक्षक है वो नीचे रह गए, 1 2 3। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर, डी जेड स्क्वायर ऊपर, और डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स नीचे आ गए। तो कैसे, कौन सा नीचे कौन सा ऊपर आया, ये समझ में आया या नहीं आया? माइक ऑन करके बताएं। ये समझ में आया? सर कौन सा कक्षक? एक बार और समझाइए ना, एक बार और समझाइए ना। ठीक है, ऊपर देखिए क्या लिखा है, अष्टफल के संकुल में सभी लिगेंड अक्ष पर है। दिख रहा है आपको? अक्ष पर होने का मतलब है जो एक्स वाई और जेड अक्ष होते हैं उन्हीं पे लिगेंड पाए गए। तो जब उन्हीं पे लिगेंड होंगे तो जो कक्षक एक्स वाई और जेड अक्ष पे होंगे वो नजदीक पड़ेंगे, क्योंकि लिगेंड भी अक्ष पर है, कक्षक भी अक्ष पर है। तो अक्ष वाले नजदीक पड़ेंगे। नजदीक होने की वजह से इनमें प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रतिकर्षण जहां ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो हमने जब डी कक्षक की आकृति देखी थी तो हमने पाया था कि ये जो 2 कक्षक हैं, ये अक्षीय कक्षक, ये अक्ष पर है, तो इन्हीं पे प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं की ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये उच्च ऊर्जा में चले जाएंगे, यानी ईजी ऊपर हो गया, और बचे 3 कक्षक जो अक्ष पे नहीं है उन पे प्रतिकर्षण नहीं होगा, तो उनकी ऊर्जा घट जाएगी और वो हो जाएगी E2G। ठीक है, अब इन दोनों के बीच ये कितना ऊपर नीचे गए हैं, चाहे थोड़ा सा जाए चाहे ज्यादा जाए, इनके बीच के ऊर्जा अंतर को हम डेल ओ के नाम से जानेंगे, यानी अष्टफल की विपाटन ऊर्जा। अष्टफल की विपाटन ऊर्जा। अब चूंकि डी में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसलिए इस पूरी ऊर्जा को हमने 10 भागों में बांटा, 10d3। हर इलेक्ट्रॉन जो नीचे आएगा वो -4d3 ऊर्जा त्यागेगा, छोड़ेगा। क्योंकि याद रखिए इनकी जो ऊर्जा बढ़ रही है कहीं बाहर से नहीं मिल रही है ऊर्जा, कुल ऊर्जा उतनी ही है, लेकिन वितरण गड़बड़ा जा रहा है, कोई ज्यादा ऊर्जा लेके चला जा रहा है, कोई कम। तो ऐसी स्थिति में हर इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाले कक्षक में भरा जाएगा वो 4d की ऊर्जा त्यागेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 चौक 24, माइनस ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो +6d3 ऊर्जा अवशोषित करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 6 चौक 24, +24 -24 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विपाटन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे वीडियो में दूंगा आपको, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में
आएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और आपको बता देता हूं इसी में। अष्टफलकी के बाद हम देखते हैं चतुष्फलकी संकुल में डी कक्षक का विभाजन। तो मैं पहले सामान्य रूप आपको चतुष्फलकी संरचना का बताता हूं। चतुष्फलकी हम कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, धातु ये हमारी चतुष्फलकी संरचना बनी। पर विपाटन को समझाने के लिए इसको अलग से न मान के पहले मैं एक घन बनाता हूं। घन समझते हैं ना, टिब्बा सीधा सीधा, एक घन में 8 कोने होते हैं। अगर 8 कोनों पर परमाणु है तो यह संरचना कहलाएगी घनीय संरचना। पर अगर इसके सिर्फ 4 कोनों पर परमाणु रखेगा, देखिए एक तो इसके अगल बगल नहीं रखूंगा, तो इसके भी अगल बगल नहीं, 3 4, और हमारा धातु है यहां। तो आप नोटिस करें 1 2 3 4, एक ऐसी संरचना बन गई, चतुष्फलकी संरचना बनी ना, डॉटेड वाली। अब चतुष्फलकी संरचना में ये हमारे लिगेंड है 1 2 3 और ये 4, एक्स अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, धातु को काटता हूं। इस लाइन पे कोई लिगेंड दिख रहा है, नहीं, ये वाई अक्ष है, कोई लिगेंड है। ऐसे ही जेड अक्ष पे भी आपको कोई लिगेंड नहीं मिलेगा, ये जेड अक्ष। तो हमने यहां देखा कि सारे लिगेंड में से कोई भी अक्ष पे नहीं है, सब निरक्ष पे है। निरक्ष मतलब अक्षों के बीच में है, अक्ष पर कोई भी लिगेंड नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे सभी लिगेंड निरक्षीय स्थिति पर है। तो ऐसे में अक्ष वाले कक्षक इनसे दूर हो गए। अब ये तो अक्ष पे है नहीं, तो अक्ष पे नहीं है मतलब अक्ष वाले से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो निरक्ष वाले इनके नजदीक आएंगे। तो निरक्षीय कक्षकों पर प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, और निरक्षीय कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अब की बार आपका जो डी कक्षक है उसके जब 2 हिस्से होंगे तो उसमें निरक्षीय वाले जो हैं 1 2 3, ये T2G ये ऊपर चले जाएंगे और अक्षीय वाले EG नीचे आ जाएंगे। इनके बीच जो ऊर्जा का अंतर है, चूंकि ये वर्ग क्या है, अष्टफलकी नहीं है ना, ये कौन सा है, चतुष्फलकी, तो इसको DT टेट्राहेड्रल से दर्शाते हैं और इसको कहेंगे चतुष्फलकीय विपाटन ऊर्जा। पर बात वही है कि इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 10 ही भरे जाएंगे ना डी में। देखो 1 2 3 4 5 कक्षक है, हर में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो लेकिन अब की बार EG नीचे है, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो 6dq ऊर्जा त्यागेगा, यहां वाला 4dq ऊर्जा अवशोषित करेगा, और इसको हम टोटल 10dq ही मानेंगे। लेकिन याद रखिए इसका 10dq और अष्टफलकी का 10dq अलग अलग होगा। तो ये आपका विपाटन। आज मैं इतना ही बताऊंगा आपको।